हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन बीपीएससी। अच्छा देखिए, आज जो हम जा रहे हैं वो हम बिहार बजट करने जा रहे हैं। ठीक है, बिहार बजट जो 2022-23 वाला है उसे करेंगे। तो देखिए, वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार बजट पेश किया है। ठीक है, और ये जो है उनका दूसरा बजट उन्होंने पेश किया है। उनका ये जो है ना वो दूसरा बजट है। और यदि बात की जाए, मतलब लास्ट टाइम भी उन्होंने किया था और अभी 2022-23 के लिए भी उन्होंने किया है। तो ये जो डेटा है बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2,37,691.19 करोड़। ठीक है, 2,37,691। अच्छा, आप इतना भी याद रख सकते हैं, 2,37,691, 2,37,600 यानी 2,37,700 के आसपास। 0.19 करोड़ याद रखिए, ये पूछ देगा। वहीं यदि पिछले वर्ष की बात करें तो वो 2,18,000 था। ठीक है, तो एक तरह से 19,000 जो है ना, 2,18,302.7 करोड़। याद रखिएगा कि 18,000 इस बार 18,000 करोड़ रुपया, चूँकि करोड़ में होता है, तो ये वृद्धि दर्ज की गई। ठीक, 19,388 नहीं बल्कि इतना करोड़ रुपया होगा। यहाँ रुपया नहीं बल्कि करोड़ रुपया होगा। ठीक है, तो 19,000 जो है तो इतना नहीं, बस याद रखिए 2,37,691, 2,37,691 ये डेटा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है ना कि वृद्धि कितना हुआ, उसके कंपैरिजन में कितना ज़्यादा वृद्धि है, तो 9.1 आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इतना बटा इतना इंटू 100 करके। ठीक है, विकास दर की बात की जाए तो 9.7% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जो है वो 3.47 है। ठीक है, विकास दर जो है वो हमारा 9.7 है और राजकोषीय घाटा जो है 3.47। देखिए, FRBM एक्ट के तहत 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी कोरोना काल को बढ़ाया गया तो 3.47 दिया गया है। ठीक है, विकास दर जो है वो 9.7 है और राजकोषीय घाटा जो है वो 3.47 है। देखिए, ये जो अभी ये स्लाइड बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए इसमें क्या कहता है ना कि प्रथम सूत्र, जैसे कि इसमें 6 सूत्र दिया गया है, तो ये पूछ सकता है कि आपका उस सूत्र में कौन कौन सा है। तो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उद्योग है, उद्योग में निवेश है, कृषि एवं संबंध क्षेत्र में आधारभूत संरचना और कल्याण। ठीक है, पूछ सकता है। तो स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा है, उद्योग और उद्योग में निवेश है, कृषि और संबंधित क्षेत्र है, उसके बाद आधारभूत संरचना, ग्रामीण और शहरी और कल्याण। देखिए, सब में कितना कितना बजट प्रावधान किया गया है। तो सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें तो हम देख रहे हैं 39,000 जो है 39,019 देखिए 39,000, मैं इसको फुल भी कर देती हूँ। देखिए, इसमें क्या है ना, शिक्षा पे है 39,019, सॉरी 39,191। ठीक है, कहीं दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये इधर सैकड़ा हज़ार 10,000, 39,191। तो ये है शिक्षा पे है हमारा। तो जो सबसे ज़्यादा है, यदि कम की बात करें तो 1,643, तो ये सबसे कम हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर की बात करें सबसे ज़्यादा, तो फर्स्ट नंबर की बात करें तो पहला शिक्षा है। ठीक है, दूसरा यदि बात करें 39 के बाद कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा नंबर आधारभूत संरचना है। तीसरा बात करें, आप यहाँ देख सकते हैं, तीसरा बात करें तो हमारा स्वास्थ्य हो जाएगा। चौथा में बात करें तो कल्याण हो जाएगा। पांचवा में बात करें तो कृषि हो जाएगा और छठा में बात करें तो उद्योग। यानी कि देखिए, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया कि सबसे ज़्यादा किस में, तो शिक्षा में व्यय है, तो शिक्षा में आप याद रखिए 3 है। ठीक है, शिक्षा में याद रखिए 39,000
39,191, ठीक है, 39,191 शिक्षा में जो सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम की बात करें तो छठा नंबर पे उद्योग और उद्योग में निवेश आता है। अच्छा देखिए, क्रम की बात करें तो देखिए इसको कैसे याद करें, सबसे ज़्यादा शिक्षा में व्यय करेगा और सबसे कम जो है उद्योग में और निवेश में बात करेगा। और भी क्षेत्र है। दूसरा नंबर में शिक्षा के बाद आधारभूत संरचना बनाएगा, मतलब देखिए ट्रिक से याद रखिए कि गाँव और शहर दोनों में, यानी आधारभूत संरचना बनाएगा तो ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए, ठीक है, ताकि शिक्षा को फैलाए। जब बनाएगा तो बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, तो थर्ड नंबर पे स्वास्थ्य है। फोर्थ नंबर पे है ये सारे क्या है, कल्याण में करेगा। और पांचवा नंबर है कृषि में, जो कि बाद में प्रायोरिटी दी जाएगी। और छठा नंबर में उद्योग और उद्योग में निवेश। अगले देखिए स्लाइड क्या है कि बजट में जो 39,191 है, ये टोटल कितना है तो 16.05% खर्च, यही सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और सामाजिक क्षेत्र का बजट मतलब सब में यदि टोटल मिला दें तो जिसमें जैसे कि देखिए सामाजिक क्षेत्र मतलब क्या हो गया कि शिक्षा, कल्याण, ये भी सामाजिक क्षेत्र है, स्वास्थ्य, तो इन सब को तो ये 65% इसका खर्च किया जा रहा है। अगला है कि जैसे कि देखिए 16,134 जो है वो स्वास्थ्य सेवा में सुधार, आधारभूत संरचना के लिए कितना दिया गया है तो 29,749, समाज के लिए 12,357 करोड़। अगला देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 2022-23 में 1 लाख करोड़ ब्याज मुफ्त लोन दिया जाएगा, ठीक है, 1 लाख करोड़ ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, ठीक है। 1 लाख करोड़ रुपया क्या होगा, ब्याज मुक्त। 88 लाख घरों में जल का नल प्रबंधन किया जाएगा, 88 लाख, तो ये सब याद रखिए, ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है। और इस वीडियो के बाद ना मैं प्रीवियस ईयर को दिखाऊंगी उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इथेनॉल का उत्पादन के लिए 151 फैक्ट्रियाँ लगेंगी, इथेनॉल के उत्पादन के लिए 151 फैक्ट्रियाँ लगेंगी। अगला है कि बजट का जो है 39,191 लाख करोड़ जो है वो सेमी स्लाइड है भी ये, ठीक है। अगला देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, 7 निश्चय में युवा शक्ति पर ध्यान, 39 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों का चयन किया जाएगा और हर जिला में मेगा स्किल सेंटर बनेगा। पटना और नालंदा को मिलेगा पहले फेज का मेगा स्किल। देखिए 7 निश्चय जो योजना है तो उसमें क्या किया जा रहा है कि युवा शक्ति पर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए के लिए 89 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों का चयन किया गया है और पहला जो है वो पटना और नालंदा जिला को मिला है, ठीक है। 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण किया जाएगा, 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। निश्चय योजना के लिए 500 करोड़, ये इंपॉर्टेंट है। 5,000 जो करोड़ है, तो देखिए क्रेडिट कार्ड योजना में जो है वो 700 करोड़ मिलेगा, ठीक है। तो अब जैसे कि ये सदी देखिए यहाँ से हमारा बिहार योजना भी कंप्लीट होते जा रहा है कि कैसे, क्योंकि देखिए अब जैसे क्रेडिट कार्ड योजना पूछ दे तो ये बिहार का योजना है। कुशल युवा कार्यक्रम तो ये बिहार की योजना है। महिला और बच्चों के विकास के लिए कितना दिया जाएगा तो 1,23,757 करोड़, ठीक है। कुशल युवा कार्यक्रम के लिए 225 करोड़। हर घर नल जल के लिए 1.10 हज़ार करोड़। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए 847 करोड़। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए 200 करोड़ का प्रावधान है, ठीक है। किसानों के लिए बढ़ाने के लिए किसान कृषि निर्यात नीति का निर्माण किया जा रहा है। और देखिए एक जो निर्यात नीति में सबसे अभी जो टॉप पे है वो गुजरात है। तो वैसे ही मतलब बिहार की स्थिति सुधारने के लिए राजस्थान निर्यात नीति का निर्माण किया जाएगा। कृषि में सुधार के लिए कितना दिया गया है तो 7,712 करोड़, याद रखिए 7,000 के करोड़ के आसपास कृषि में। औद्योगिक क्षेत्र में कितना दिया गया है 1,64,000, ठीक है। कृषि में के लिए 7,000 करोड़, पूरे डेटा तो नहीं याद रख सकते लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं। कृषि के लिए 7,000 करोड़, औद्योगिक क्षेत्र के लिए लगभग 1,64,374 करोड़ रुपया। तो देखिए जैसे याद रख लीजिए, कृषि के लिए 7,000 करोड़, औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो है वो 1.5 लाख करोड़ हो गया। अगला देखिए आर्थिक वृद्धि दर जो प्रतिशत में है तो 2020-21 में की बात की जाए
तो देखिए 2.5% रहा है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने जब बिहार इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया था तो उन्होंने उसमें बताया गया था कि जहाँ पूरे देश की अर्थव्यवस्था -7.5 दर दिखा रही थी, मतलब भारत की जो है आर्थिक वृद्धि दर -7.5 थी कोरोना के कारण, वहीं बिहार जो है वो 2.5% पे है। अगला अनुमानित है 2021-22 के लिए, यह अनुमानित ही है, ठीक है, क्यू की 9.8 और अगले जो है वो 22-23 के लिए 9.7। अगला देखिए राजकोषीय घाटा क्या होता है, ठीक है। जैसे वित्तीय वर्ष 2020-21 और 21-22 और 22-23 के दौरान सरकार ने FRBM एक्ट के दायरे में रहते हुए राजकोषीय घाटा को राज्य सकल, मतलब देखिए राजकोषीय घाटा पहले समझ लीजिए, जितना आय होता है राज्य का और जितना व्यय हो गया, ठीक है, तो जनरली जो होता है व्यय ज़्यादा होता जाता है तो उस समय जब व्यय ज़्यादा हो जाता है तो वो घाटा कहलाता है, तो डेट इज फिस्कल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा। तो वो बोलता है कि ये जो 2020-21 की बात की जाए तो 4.82 है, यदि 21-22 की बात करें तो 2.97 और 22-23 की बात करें तो 3.47। यह प्रतिशत FRBM एक्ट की निर्धारित सीमा को 5% जो क्या था 20-21 में। और देखिए जैसे जनरली FRBM एक्ट के तो 3% किया गया था, लेकिन कोरोना के कारण वो घाटा को अब लिमिट को बढ़ाया गया, तो 20-21 में जब कोरोना तो उसमें 5% कर दिया गया था। फिर 21 में जो थोड़ा सा स्थिति जब सुधरा तो बोला गया कि अब 4.5%, अगला जब और अनुमानित है तो ये 4%, तो इस उसमें देखिए 5% किया तो 4.28% है। 21-22 में इन्होंने बताया है कि नहीं हम 4.5% बहुत कम ही करेंगे, 2.97 का है, और इसमें जो है वो 22-23 में 4% के अंदर है। ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा क्या है, तो राज्य सरकार ने ऋण प्रबंधन को बुद्धिमानी को दिखाते हुए राज्य की कुल देनदारियों एक सीमा के अंदर, इसके परिणाम स्वरूप ब्याज अदायगी भी एक सीमा के अंदर ही रखा गया। यह ब्याज भुगतान कुल राजस्व का 10% से कम है, जो वित्तीय अनुशासन का द्योतक है, ठीक है। मतलब देखिए अब ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा, देखिए जब कोई राज्य जो होता है वो अपना राजस्व लोन लेता है या मतलब कि उसको उस पर जो और कर्ज है लिया है अभी का और पिछला कर्ज, तो कुछ जो होता है जो मतलब मंथली नहीं, उसको पूरा बजट में जो वार्षिक इनकम है तो उसी को से वो फिर पे करता है। तो ब्याज भुगतान का कुल राजस्व में प्राप्ति में हिस्सा की कितना वो ब्याज, नहीं तो क्या करेगा उसको पे करता है तो किस फॉर्म में करेगा वो, फिर वो ब्याज के फॉर्म में करता है। तो राज्य सरकार ने ऋण प्रबंधन में बुद्धिमानी दिखाते हुए राज्य की कुल देनदारियों को एक सीमा के अंदर रखा गया है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या है ब्याज अदायगी एक सीमा के अंदर ही रखा गया है, जिसे ये बोला जाता है कि 10% से कम होना चाहिए। आपका जो ब्याज भुगतान होता है ना वो 10% से क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। जितना भी जैसे कि जो राजस्व प्राप्ति होता है ना वो 10% से उसका जनरली वो कम होता है, तो वो वित्तीय अनुशासन का एक बताता है। आप जितना राजस्व प्राप्ति कर रहे हैं उसका 10% क्या करेंगे, आप लोन पे करेंगे। नेक्स्ट है राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति और संरचना। नेक्स्ट है कि देखो राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति और संरचना, ठीक है। पिछले 3 वर्षों में राज्य का राजस्व में वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2020-21 की बात की जाए तो हम 1.28 लाख करोड़ रुपए की तुलना में, यदि 21-22 की बात की जाए तो 1.86 लाख करोड़ रुपया, और 22-23 की बात करें तो 1.97 करोड़ का संग्रह है। अब इसको समझना इसलिए ज़रूरी है, देखो राजस्व प्राप्ति हम देख रहे हैं तो 20-21 में देखे हैं तो ये देखो ग्राफ, तो 20-21 में कम है क्योंकि वही कोरोना का टाइम है, तो ये बहुत कम है, यानी कि 1.28 लाख करोड़ है।
यही बढ़ा है 21-22 में 1.86 लाख करोड़, और ये और आगे बढ़ जाएगा 22-23 में, क्योंकि बजट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखो, टर्म है 21-22 के लिए बजट अनुमानित क्यों लिखा? अनुमानित इसलिए लिखा जाता है ना, क्योंकि देखो ये 28 फरवरी को ही पेश हो जाता है बजट, और सेशन क्या होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो उस एक मंथ का भी बजट तो अनुमानित है ना, वो अभी तो उसका तो एग्जैक्ट डेटा तो आया नहीं है। हाँ, तो इसीलिए इसको एग्जैक्ट में ये लिखा जाता है 1.86 लाख करोड़। तो ये इस तरह से मतलब बोला जा रहा है कि राजस्व प्राप्ति की तुलना में वर्ष 22-23 की बात करें तो हम देख सकते हैं कि 20-21 मतलब देखो 12 और 19 तो 6 मतलब 12-6-18 तो लगभग 50% का उछाल है, तो ये अच्छी बात है। यही बिहार इकोनॉमिक सर्वे में दिखाया गया था। उसने बिहार इकोनॉमिक्स के पूरे देश का जहाँ -7.5 है, वहाँ हमने 2.5% का वृद्धि दर्ज किया है। अगेन यहाँ राजस्व प्राप्ति की संरचना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की राजस्व की संरचना वो कैसे प्राप्त होगा? तो 46% जो है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा होता है, ठीक है। जो टैक्स अभी जीएसटी आने के पास राज्य पंगु हो गया, जो भी होता है जीएसटी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है तो उसमें फिर वो राज्य सरकार को पे करता है, तो 46% राज्य सरकार को मिलता है, ठीक है। अब है कि उसके अलावा 30% क्या करती है केंद्र सरकार, अनुदान देती है। 46% तो वो करों में उसका हिस्सा हुआ केंद्रीय कर में, 30% क्या की कि वो केंद्रीय सरकार में दान देती है। और राज्य का अपना कर राजस्व जो है वो है 21%, और राज्य का अपना कर भिन्न राजस्व, देखो एक होता है टैक्स रेवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसको समझना होता है। तो टैक्स रेवेन्यू वो होता है कि सरकार ने वो प्राप्ति कर लिया, उसके बदले उसको कुछ नहीं पे करना है। लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू वो होता है सरकार उसको वो मिला बट उसको पे भी करना होता है। जैसे कि अब सरकार ने जैसे कि जो इनकम टैक्स है तो सरकार को हमने इनकम टैक्स पे कर दिया, अब सरकार हमको कुछ नहीं देगी उसके बदले में, लेकिन ये जैसे रोड बनवा देती है और रोड बना दी तो उससे वो हमको टैक्स वसूल रही है, सरकार खुद उस टैक्स को फिर जिससे वो जैसे IMF से वो या वर्ल्ड बैंक से लोन लिया रहेगा ना तो फिर उसको पे करेगा, डेट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो ये ऑर्डर है, तो ऑर्डर कितना है 46%, तो वो केंद्रीय करों में है, और केंद्र सरकार से उसके अनुदान कितना मिलती है 30%। राज्य का अपना कर राजस्व जो की बात कर दिया जाए तो वो होता है, अब कुछ जैसे टैक्स क्या होती है ना कि 2 टाइप के टैक्स होते हैं ना, जो स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने वसूलती है और एक जो होता है वो केंद्र सरकार वसूलता है। तो वही है कि वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान इसमें क्या कहता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की राजस्व की संरचना निम्नवत रहने का अनुमान है, जैसे ऐसा रहेगा, और सर्वाधिक राजस्व केंद्र से करों में हिस्सा 46% रहेगा। इसके बाद केंद्रीय अनुदान के रूप में पूरे राजस्व का 30% और शेष राजस्व जो है रहेगा वो 24%, और गैर का अनुमानित है। तो ये तो वही चीज़ हुआ, ठीक है, 46%, फिर 30%, उसके बाद 21% और फिर 3%। अगला है कि क्षेत्रवार व्यय संरचना क्या है, तो
अब वो तो प्राप्ति था, लेकिन सरकार जब का इनकम कैसे हुआ और इनकम आउट कैसे होगा, मतलब इन इनकम कैसे हुआ और एक्सपेंडिचर वो कैसे कर रही है। तो अभी तो हम देखे थे इनकम आया कहाँ से, अब इनकम गोज, इनकम का जाता कहाँ पे है। तो जी सबसे बात करें तो सामाजिक सेवा में सरकार 41% लगाती है। उसके बाद बात की जाए तो सामान्य सेवा में 28% लगाता है, ठीक है, सामाजिक सेवा में सबसे ज़्यादा। उसके बाद सामान्य सेवा में 28%, आर्थिक सेवा में 25%, और उसके बाद लोक ऋण या सहायता एवं अनुदान में वो 6%, ठीक है। यानी सामाजिक व्यय में 41%, सामान्य सेवा में 28%, आर्थिक सेवा में 25%, लोक ऋण में 6% और सहायता एवं अनुदान में 0%। मतलब 0% क्या, वही जो ये टोटल 6% में तो लोक ऋण यदि उसको देना भी रहता है 0% नहीं, कुछ पार्ट तो रखता ही है जो अनुदान के लिए, ठीक है। तो सामाजिक सेवा में 41%, सामान्य सेवा में जो है वो 28%, आर्थिक सेवा में 25% और लोक ऋण में 6%। राजकोषीय प्राथमिकता की प्रवृत्ति एवं विन्यास क्या है। तो बिहार बजट 2022-23 प्रमुख प्राथमिकताएं आर्थिक विकास एवं गति के साथ लोक कल्याण है। आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत व्यय को वित्तीय वर्ष 2022-23 में वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में 74.54 बढ़ाया गया है, ठीक है। इसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 4,535 करोड़ का और साथ ही आर्थिक क्षेत्र में 60,591 करोड़ का, जन कल्याण हेतु सामाजिक क्षेत्र में 96,255 करोड़ रुपए की राशि का उपबंध है। राज्य में कानून व्यवस्था प्रशासनिक नियंत्रण के मद में 66,168 करोड़ सामान्य क्षेत्र के लिए और पूरे बजट में 67.37% विकासात्मक व्यय के रूप में प्रावधानित है। स्कीम आय में राज्य क्या करेगा, 1 लाख रुपए की है, ठीक है। स्कीम व्यय के रूप में क्या करेगा, 1 लाख करोड़ रुपए। ये रिपीटेड है। अगला है कि कुल व्यय की प्रवृत्ति, आखिर वो खर्च कहाँ करेगा, ठीक है। तो जैसे कि 2020-21 में करेगा 1,65,696, ठीक है, और 21-22 में 2,18,303 और 22-23 में 2,37,691। अगला स्लाइड भी इम्पोर्टेंट है, विकासात्मक और गैर विकासात्मक। जैसे कि पहले यहाँ पे समझना है कि विकासात्मक व्यय यानी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या है और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या है। तो जनरली जैसे कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं कि जैसे कि जहाँ हमने खर्च किया वो डेवलपमेंट में खर्च हुआ, ठीक है। तो मतलब वो क्या है ना कि एक तरह से प्लान्ड है, उसकी हमें प्रोडक्टिविटी मिलेगी, ठीक है। अब एडुकेशन पे खर्च कर रहे हैं तो वो डेवलपमेंट, आज जब देश शिक्षित होगा तो कल शिक्षित जब जनता रहेगी तो इनकम ज़्यादा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमने खर्च किया तो वो उससे भी इनकम है, वो डेवलपमेंट का। हेल्थ में, लेकिन अब जैसे वार्ड पे खर्च कर रहे हैं तो डेट इज नॉन डेवलपमेंट, इससे तो कोई विकास नहीं होगा। तो ये दिखाया गया है 20-21 में विकासात्मक खर्च पे भी बढ़ा है, मतलब 1,12,000 था, ठीक है, 122 करोड़ रुपया। वहीं 1,52,000 है तो 1,12,000 था जो बढ़ा है 1,52,000 हुआ, फिर 1,60,000 हुआ। वहीं ये खर्च गैर विकासात्मक कार्य में भी बढ़ रहा है, जैसे 53,574 था, फिर 66,35 और 77,551। तो ये धीरे धीरे हर साल, तो ऐसा नेचर पूछ रहा है ना कि क्या ये मतलब कंटिन्यू बढ़ सकता है, घट सकता है, तो ऐसा भी पूछ देता है क्वेश्चन। तो ये लगातार बढ़ते ही जा रहा है दोनों में। राजस्व और पूंजीगत व्यय क्या है,
तो यहाँ पे क्या है ना कि राशि करोड़ रुपए में की बात की जाए तो जैसे कि राजस्व व्यय है और पूंजीगत व्यय है। राजस्व व्यय मतलब वही जो हम टैक्स आया और उसको हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो राजस्व व्यय ज़्यादा अच्छा नहीं होता है क्योंकि उसमें बस खर्च कर दिया हमने, ठीक है। जो मेरा इनकम आया उसको हम खर्च कर दिए। अब जैसे ऐसे समझते हैं कि मेरे पास 100 रुपये इनकम हुआ, हमने मार्केट से गया और खाने पीने का सामान लिया, तो वो तुम खर्च कर दिए, खाने पीने का सामान लिए या कपड़े खरीद लिए या और जो खर्च होता है इस टाइप का। तो उससे तो बदले में हमको, लेकिन हम 100 रुपये को क्या किए कि हम कुछ ऐसे में खर्च किए कि जिससे हाँ हम अपने उसी 100 रुपये को पुनः हमने बिजनेस में लगा दिया और 100 रुपये से और हमको 10 रुपये आने का इनकम है, नहीं अब 110 रुपये की इनकम, डेट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो राजस्व व्यय की भी बात करें तो ये हर साल बढ़ रहा है, ठीक है। और राजस्व व्यय की बात करें तो ये बढ़ रहा है और पूंजीगत व्यय भी जो है वो लगभग हर साल बढ़ा ही है, ठीक है। तो ये बढ़ता हुआ नेचर है इसका शो कर रहा है। अब ऋण प्राप्ति की रूपरेखा। राज्य सरकार 2006 में ही वित्तीय अनुशासन में अनुशासित रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी FRB में अधिनियम की सीमा का अनुपालन किया है और 2022 में भी 40,756 करोड़ रुपये यह ऋण पूरी तरह से राज्य की आधारभूत संरचना और परिसंपत्ति के निर्माण एवं मजबूती पर खर्च होना है। यहाँ पर उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अर्थव्यवस्था को विस्तारित बनाने के लिए निर्धारित ऋण आवश्यकता अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा, जिससे उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बकाया देनदारी जो है कितना है तो 2.88 लाख करोड़ है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना है तो 38.66 है। यह आकार FRBM अधिनियम के निर्धारित सीमा 40.80% के अंदर है। अब लोक ऋण की प्रवृत्ति क्या है, तो जैसे कि 2021 में बात की जाए तो उसके बाद घटा है, यानी 35,000 लोन हम ले रहे थे 35,915 करोड़ रुपया, वो 21-22 में हम 31,000, लेकिन 22-23 में और भी ज़्यादा हम लिए हैं 40,756 करोड़। कुल बकाया ऋण और वित्तीय अनुशासन, तो ये 2021 में 36.73 था, 21-22 में 38.56 है और 22-23 में जो है 38.66 था। ये लगभग 40% का इसमें कैप लगाया गया था। अब यहाँ से जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 वित्तीय वर्ष 2022-23 की बात की जाए तो इसमें 7 निश्चय पार्ट 2 था और इसमें जब लगभग 5,000 करोड़ रुपए, तो ये हो सकता है कि आत्मनिर्भर बिहार के लिए जो 7 निश्चय 2 है उसमें कितना है तो 5,000 करोड़ खर्च किया गया है। अब देखिए अब इसमें जो है ना, इसमें क्या है तो पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, ठीक है। तो अब पहला जो है ना युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इसमें कितना किया गया है तो इसमें किया गया है 1,153 यानी 1,153 करोड़ रुपया। सशक्त महिला, सक्षम महिला के लिए 900 करोड़, हर खेत तक सिंचाई की बात की जाए तो 600 करोड़ रुपया, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव 847 करोड़, स्वच्छ शहर विकसित शहर 550 करोड़, सुलभ संपर्कता 450 करोड़, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा तो ये 500 करोड़ रुपए किया गया है। अब यहाँ जैसे कुछ स्कीम है तो बिहार और उसमें कितने संबंधित, तो कितना स्कीम हम याद कर सकते हैं तो कुछ स्कीम का नाम देख सकते हैं जाके, यदि बिहार की योजना पूछे तो हम बिहार का योजना भी हमारा हो जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन है तो इसके लिए 1738 करोड़ रुपए का प्रावधान है, तो ये देख लेते हैं, ठीक है। तो बिहार में जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके लिए 15,683 करोड़ है, सबके लिए आवास ग्रामीण है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम, NRHM सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत बालक
बाल विकास को सेवाएं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, एडीबी नाबार्ड से ऋण, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए राष्ट्रीय पशुबंधन प्रबंधन के लिए, प्रारंभिक विद्यालय भवन के लिए है, हवाई अड्डे के निर्माण के लिए है तो 196 करोड़, पर्यटक संरचना के लिए है 155, सब्जी आदि सहकारी 151, खदान भंडार गोदाम के लिए है 100, पटना रेलवे के लिए 150, उद्यान विकास के लिए 140, इंजीनियरिंग तकनीक के लिए 140, पर्यटन विकास के लिए 133, आंगनबाड़ियों के लिए 119, औषधीय पौधे के लिए है 118 करोड़, ग्राम परिवहन योजना, ठीक है, ग्राम परिवहन योजना भी है, स्ट्राइव यानी स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसके लिए 100, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम में हिस्सा की पूंजी के रूप में 100। इसके अलावा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्मार्ट सिटी मिशन के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा कट गया है, 620, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल के लिए 600, केंद्रीय सड़क निधि के लिए 600, बिहार राज्य सकल फसल सहायता के लिए 542, कृषि बाजार का विकास के लिए 530, सबके लिए आवास ये शहरी के लिए 524, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पुलिस भवन का निर्माण, अभियंत्रण के लिए, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन के लिए, मुख्यमंत्री पोशाक योजना के लिए 350 करोड़, पंचायती सड़क भवन के लिए 330, नीली क्रांति के लिए 328, स्टेडियम और खेल संरचना है, छात्रवृत्ति वजीफा के लिए, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन के लिए, स्वच्छ भारत मिशन 2 के लिए है, ठीक है, आंगनबाड़ी प्रारंभिक ये सब है, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसे ही पटना मेट्रो रेलवे अब इसमें है तो ये इंपॉर्टेंट है, 150 करोड़ है। तो ये सर इसमें जो आएगा तो आप और भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। ये था बिहार बजट।